हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल द विजन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से आप लोगों के सामने सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के विस्तार के बाद जो अगला टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? देखिए, सबसे पहले इनकी समाज कैसी थी, सिंधु सभ्यता की समाज कैसी थी। फिर से इनकी शासन व्यवस्था कैसे था। फिर से इसमें मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे, मनोरंजन का कौन कौन से साधन थे। उसके बाद इसमें अंतिम संस्कार क्या थी। अंतिम संस्कार क्या थी। फिर से लिपि क्या था, वस्त्र कौन सा वस्त्र का प्रयोग करते थे। देखिए, सबसे पहले है समाज। समाज यहाँ कर्म के आधार पर, सिंधु सभ्यता में कर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? 6 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया था? 6 वर्गों में। समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? 6 वर्गों में। पहला जो था पुरोहित, पुरोहित। दूसरा जो थे वो थे योद्धा वर्ग के लोग, योद्धा। तीसरा जो थे वो थे व्यापार, व्यापारी। चौथा किसान। पांचवा कुम्हार और छठवा मजदूर। देखिए, समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? 6 वर्गों में। पहला जो थे वो थे पुरोहित, दूसरा कौन थे? योद्धा, तीसरा कौन थे? व्यापारी, और चौथा किसान, और पांचवा कुम्हार, और छठवा मजदूर वर्ग के लोग थे। ये तो हो गया समाज को। समाज कितने वर्गों में बांटा था? समाज 6 वर्गों में बांटा था। अगला टॉपिक है शासन व्यवस्था। सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो थी शांति प्रिय शासन व्यवस्था थी। कैसी थी? शांति प्रिय शासन व्यवस्था थी। और साथ ही यहाँ का शासन व्यवस्था कौन चलाता था वो हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था में। देखिए, यहाँ पर शासन कैसी थी। शासन की सबसे पहले शासन की छोटी इकाई, शासन का सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई छोटी इकाई परिवार था। मतलब इस सबसे पहले किसको विकास करना था? परिवार का। देखिए, अगला आता है कि शासन, यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी थी। तो शांति प्रिय शासन व्यवस्था कैसी थी? शांति प्रिय। सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का शासन व्यवस्था शांति प्रिय थी, शांति प्रिय थी। ये तो हम लोग पढ़ लेंगे शासन व्यवस्था कैसी थी। अगला टॉपिक है हम लोग का सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के कौन कौन साधन थे। मनोरंजन के कौन कौन साधन थे? तो देखिए, पहला जो साधन था वो था शतरंज खेलना, शतरंज, शतरंज खेलना। दूसरा जो था वो था जुआ खेलना, जुआ खेलना। तीसरा जो था वो था शिकार करना, शिकार करना। अगला था पशुओं का आपस में लड़ाना, पशुओं को आपस में लड़ाना।
और जो लास्ट था वो था नृत्य। नृत्य, देखिए जो लास्ट था वो था नृत्य। अगला हम लोग एक स्थल पढ़ेंगे जिस स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। उसे बताया गया था वहां से किसका साक्ष्य मिला था, तो नाचते हुए कांस्य की मूर्ति, मतलब वहां का एक मनोरंजन का क्या साधन था, नृत्य। क्या था, नृत्य था। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे मनोरंजन के साधन कौन कौन थे। सबसे पहले कौन थे, शतरंज खेलना, जुआ खेलना, शिकार करना, पशुओं का आपस में लड़ाना और नृत्य करना। देखिए पूछा जाता है शतरंज का शुरुआत कहाँ से हुआ था, शतरंज का शुरुआत कहाँ से हुआ था। जो शतरंज का शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था, भारत से। कहाँ से हुआ था शतरंज का शुरुआत, भारत से। अगला आप लोग का टॉपिक है सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार, मतलब 16वां संस्कार कैसे थे, मतलब कैसे मरने के बाद से लाशों को कैसे जलाया जाता है, कैसे दफनाया जाता है, इसके बारे में। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता अंतिम संस्कार थे वो कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। देखिए अंतिम संस्कार कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। पहला जो संस्कार था पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। देखिए इसमें क्या होता था, जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसके लाशों को पूर्ण रूप से मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता था। क्या किया जाता था जी, पूर्ण रूप से मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता था। दूसरा जो आता है आंशिक, दूसरा आता है आंशिक, आंशिक समाधि, आंशिक समाधिकरण। देखिए इसमें क्या होता था, जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसे जंगलों में फेंक दिया जाता था। कहाँ फेंकते थे, उनके लाश को जंगलों में फेंक देते थे। और क्या होता था, उस लाश को पक्षी जानवर खा डालते थे और उस लाश में क्या बचता था, कुछ हड्डियां बचते थे जिसको लाकर मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता था। क्या करता था, मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता था। तो आंशिक समाधिकरण में क्या होता था, लाशों को जंगलों में फेंक दिए जाते थे और उस लाश को पक्षी जानवर खाते थे और खाने के बाद से जो हड्डियां बचती थी उसे वो लोग क्या करते, सिंधु सभ्यता के निवासी उस हड्डियों को ले आकर पूर्ण रूप से मिट्टी के अंदर दफना देते थे। अगला है जलाना, जलाना। देखिए इसमें क्या होता था, जब कोई मनुष्य मरता था तो उसके लाश को क्या करते थे, जला देते थे। क्या करते थे, जला देते थे। जलाने के बाद उसमें जो भी राख बचता था या जो हड्डियां बचती थी, छोटे मोटे जो हड्डी बचती थी, उसे क्या करते थे, मिट्टी के पात्र मतलब मिट्टी के बर्तन में रखकर या तो मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता था या तो उसको नदियों में बहा दिया जाता था। तो कितने अंतिम संस्कार कितने थे सिंधु सभ्यता में, 3 थे। पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा जलाना। इसमें क्या किया जाता था, तो मिट्टी के अंदर पूर्ण रूप से, किसके अंदर, पूर्ण रूप से मिट्टी के अंदर दफना देते थे। यहाँ पर क्या करता था जी, जंगलों में फेंकते थे, जंगल में जंगल में फेंक देते थे लाशों को और उसके हड्डी बचने के बाद उसको क्या करते थे, मिट्टी में दफनाते थे। और इसमें पूर्ण रूप से क्या करते थे, पूर्ण रूप से लाश को जला देते थे, लाश को जला देते थे। ये तो हम लोग समझ गए कि सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार कैसी थी, किस प्रकार किया जाता था अंतिम संस्कार। अगला टॉपिक है लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। देखिए सिंधु सभ्यता में बहुत अधिक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसमें देखिए सबसे पहले इसका लिपि, सिंधु सभ्यता का जो लिपि थी भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक। इसमें अभी तक कितने चिन्ह का प्रयोग खोजा गया थी, ये माना गया कि इसमें कुल 250 से 400 चिन्ह थे, 250 से 400 चिन्ह थे। लगभग अभी तक 80 चिन्ह को ज्ञात किया गया है। ज्ञात किया गया है। जो सिंधु सभ्यता है इसकी लिपि को केवल लिख सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते, जिस कारण इसमें कितना चिन्ह था,
250 से लेकर 400। अभी तक किसने चिन्ह को ज्ञात किया गया है? 80 चिन्ह के बारे में अच्छी तरह से जाना गया, लेकिन अभी कितना नहीं, बहुत अधिक बाकी है। देखिए अगला, इसमें किस तरह से लिखते थे? इसमें सिंधु सभ्यता में जो लिपि थे हम लोग किस तरह से लिखते हैं जी? बाएं से दाएं को लिखते हैं, बाएं से दाएं को लिखते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में दाएं से बाएं को लिखी थी। कहां से लिखी थी? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखा जाता था। लिखा जाता था। देखिए इस चिन्ह में सबसे अधिक किसी के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है मछली का। पूछेगा जी सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह का नाम क्या था? तो चिन्ह था मछली। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला, सबसे अधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह क्या था? मछली। मछली। तो देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। इसमें कितने अक्षर पाए गए हैं? तो 250 से लेकर 400 अक्षर पाए गए हैं। अभी तक कितने अक्षरों को ज्ञात किया गया है? तो 80 अक्षरों का ज्ञात किया गया है। इसमें किस तरह से लिखा था? दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह का कौन सा चिन्ह है? तो मछली। ये तो हम लोग समझ गए लिपि सिंधु सभ्यता का। अगला टॉपिक है वस्त्र का प्रयोग। मतलब सिंधु सभ्यता में कौन सा वस्त्र का प्रयोग करते थे? कौन सा वस्त्र का प्रयोग करते थे? देखिए सबसे पहले इसमें वस्त्र का सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। सूती सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। देखिए नोट में कि यहाँ के जो महिलाएं पुरुष थे, महिला और पुरुष दोनों लोग आभूषण का प्रयोग करते थे। मतलब सिंधु सभ्यता में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें जो महिला और पुरुष थे दोनों लोग किसका प्रयोग करते थे? आभूषण का प्रयोग करते थे। महिला और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों लोग आभूषण का प्रयोग करते थे। आभूषण का प्रयोग करते थे। देखिए अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था। सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, हम लोग सामाजिक व्यवस्था पढ़ लिए कि सिंधु सभ्यता की समाज कैसी थी। देखिए अगला है हम लोग का सिंधु सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था। इसमें क्या पढ़ना है? राजनीति। क्या पढ़ना है? राजनीतिक। देखिए कई इतिहासकार थे जिनका कहना था सिंधु सभ्यता जो थी बहुत बड़ी सभ्यता थी। क्या थी? बहुत बड़ी सभ्यता थी। इस सभ्यता को किसी न किसी के द्वारा चलाया जाता होगा, किसी न किसी के द्वारा चलाया जाता होगा। लेकिन यहाँ तो लिखित साक्ष्य मिला था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था, जिसके कारण यहाँ की राजनीति क्या हो गई थी? अधूरी हो गई थी। क्या हो गई थी? अधूरी हो गई थी। इसमें क्या लिखेंगे? लिखित साक्ष्य मिला था, लिखित साक्ष्य मिला था, लेकिन पढ़ा नहीं गया, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का राजनीतिक अधूरी रही। क्या रही? इसकी राजनीतिक अधूरी है। क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर
लिखित तो साक्ष्य मिला था लेकिन पढ़ा नहीं गया था, जिसके कारण इसकी राजनीति क्या हो गई, अधूरी हो गई। अगला हम लोग टॉपिक है कि जो इतिहासकार थे अलग अलग रूप में क्या दिए थे, अपने कथन दिए थे, क्या क्या सिद्धांत दिए थे इतिहास का राजनीति के बारे में। सबसे पहले कौन थे, डीडी कौशाम्बी और पिगट, डीडी कौशाम्बी और पिगट। इनके अनुसार ये बताया गया है कि जो सिंधु सभ्यता का शासन व्यवस्था था वो किन के द्वारा चलाया जाता था, पुरोहित के द्वारा, पुरोहित के द्वारा। पुरोहित कौन होते थे, उसमें जो साधु के रूप में रहते थे और क्या थे, बहुत ही ज्ञानी थे, उनके द्वारा क्या चलाया जाता था, सिंधु सभ्यता का शासन व्यवस्था चलाया जाता था। तो पिगट और डीडी कौशाम्बी का कथन क्या था कि सिंधु सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था किसके द्वारा चलाया जाता था, तो पुरोहित के द्वारा, पुरोहित, पुरोहित के द्वारा, किसके द्वारा चलाया जाता था, पुरोहित के द्वारा चलाया जाता था। अगला जो थे राम शरद शर्मा, राम शरद शर्मा, इनका कहना था जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, यहाँ का शासन व्यवस्था व्यापार वर्ग द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा चलाया जाता था, व्यापार वर्ग के द्वारा चलाया जाता था। व्यापार शासन व्यवस्था शासन व्यवस्था व्यापार वर्ग द्वारा चलाया जाता था, व्यापार वर्ग द्वारा चलाया जाता था। किनके द्वारा चलाया जाता था, व्यापार वर्ग द्वारा चलाया जाता था। तो डीडी कौशाम्बी और पिगट के अनुसार हो गया किनके द्वारा चलाया जाता था, तो पुरोहित के द्वारा। फिर से आते हैं राम शरद शर्मा, राम शरद शर्मा, इनके अनुसार कहना था कि सिंधु सभ्यता का शासन व्यवस्था किसके द्वारा चलाई जाती थी, तो व्यापार वर्ग के द्वारा। जो उस समय जो बड़े व्यापारी थे उन्हीं के द्वारा सिंधु सभ्यता का शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। अगला एक और इतिहासकार है जिनका नाम था मैके, क्या नाम था इनका, मैके। इनका कहना था जो सिंधु सभ्यता का शासन व्यवस्था थी वो किसके द्वारा चलाया जाता था, तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा, सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा। वहां के लोग आते थे और सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था चलाते थे। देखिए इनके अनुसार क्या था कि सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का शासन व्यवस्था सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा चलाया जाता था। सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा चलाया जाता था। चलाया जाता था। ये तो हो गया कि अलग अलग कथन था कि यहाँ के शासन व्यवस्था कौन चलाते थे। फिर से और लोग आए जिनका नाम, एक था हंटर, क्या नाम था, हंटर और पिगट। इनका भी कुछ राय था जिसमें सबसे पहले हंटर का कथन, हंटर क्या बोले थे कि सिंधु सभ्यता जो है वो पूर्व से क्या थी, लोकतांत्रिक थी। यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्योंकि अगर राजतांत्रिक रहता तो यहाँ पर राजा को रहने के लिए सभी व्यवस्था, बड़े महल होना चाहिए था, घोड़े के साक्ष्य होना चाहिए, जबकि घोड़े के साक्ष्य यहाँ नहीं था। घोड़ा होना चाहिए था, राजा के लिए तलवार होना चाहिए था, सब कुछ मतलब राजा के लिए जो चाहिए वो होना चाहिए, जबकि राजा से संबंधित यहाँ पर कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था। जिसके कारण हंटर कहते हैं कि सिंधु सभ्यता को राजतांत्रिक न कह के क्या कहा जाए, लोकतांत्रिक कहा जाए। इनका क्या कथन था कि सिंधु सभ्यता लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला
लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सभ्यता थी, सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि अगर राजतांत्रिक रहता तो वहां राजा के रहने के लिए सब कुछ साक्ष्य मिला होता, जबकि ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, जिसके कारण इसे क्या बोले थे वो लोकतांत्रिक। हंटर का कथन क्या था? सिंधु सभ्यता को राजतांत्रिक न कह के क्या कहा जाए? लोकतांत्रिक। क्या कहा जाए? लोकतांत्रिक। फिर से आए थे पिगट। क्या थे? पिगट। इनके अनुसार कहना था कि जो सिंधु सभ्यता में 2 स्थल का खोज हुआ था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो दोनों सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी। क्या थी? जुड़वा राजधानी। देखिए इनका कथन था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी। जुड़वा राजधानी थी। देखिए जो हड़प्पा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनके बीच की दूरी था 483 किलोमीटर। कितनी दूरी था? 483 किलोमीटर दूरी पर थी एक दूसरे। देखिए क्या बोले थे पिगट? इनका कथन था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों क्या थी? एक जुड़वा राजधानी थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? जुड़वा राजधानी थी, जो एक दूसरे से मिलती थी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर। देखिए अगला आता है हम लोग का सिंधु सभ्यता का आर्थिक व्यवस्था। सिंधु सभ्यता का आर्थिक व्यवस्था क्या थी? सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ की कृषि कैसी थी, फिर से व्यापार कैसे होता था और पशुपालन कैसी होती थी। देखिए जो टॉपिक है कृषि, देखिए सिंधु सभ्यता के लोग थे मुख्य रूप से किस पर आधारित थे? कृषि पर। किस पर आधारित थे? कृषि पर। और दूसरा किस पर आधारित थे? व्यापार पर। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता का पहला मुख्य व्यवसाय कृषि था। देखिए यहाँ की जो मिट्टी थी क्या थी? उपजाऊ थी। क्या थी? उपजाऊ थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी पाई जाती थी, या फिर से सिंधु नदी के सहायक नदी पाई जाती थी। क्या थी? सहायक नदी पाई जाती थी, जिसके कारण यहाँ की जो भूमि थी क्या थी? उपजाऊ थी। यहाँ की भूमि क्या थी? उपजाऊ थी। यहाँ के भूमि उपजाऊ थी। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा फसल बोया जाता है? कौन कौन फसल बोया जाता था? सबसे पहले यहाँ पर सबसे अधिक या सबसे पहले जो फसल बोया गया था वो था कपास। सबसे पहले और सबसे अधिक कृषि किसका होता था? सबसे अधिक कृषि किसका होता था? कपास का। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक किसी फसल का साक्ष्य मिला तो वो क्या मिला है? कपास। क्योंकि
यहाँ पर सबसे अधिक किसका प्रयोग होता था? सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का, जिसके कारण यहाँ पर सबसे अधिक किसका उगाया जाता था? कपास की फसल उगाया जाता है। हम लोग जानते हैं सूती वस्त्र का निर्माण किससे होता है? कपास से। किससे होता है? कपास से। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा प्रमुख फसल, सिंधु सभ्यता का फसल कौन कौन था? फसल देखिए क्या था? धान, गेहूं, बजरा, तिलहन, दलहन इत्यादि। क्या क्या यहाँ पर नहीं मिला था? तो क्या नहीं मिला था यहाँ पर? गन्ना का साक्ष्य नहीं मिला था नोट में। गन्ना का साक्ष्य, गन्ना का साक्ष्य नहीं मिला था, नहीं मिला है। पूछेगा क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता में गन्ना की खेती होती थी कि नहीं, तो गन्ना की खेती नहीं होती थी। गन्ना का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिसके कारण यहाँ पर गन्ना खेती नहीं होती थी। यहाँ पर प्रमुख फसल कौन थे? तो सबसे पहले किसका? कपास। उसके बाद से धान, गेहूं, बाजरा, तिलहन, दलहन इत्यादि फसल थे। यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, प्रणाली थी। मतलब सिंधु सभ्यता का जो वस्तुओं क्रय विक्रय करते थे वो क्या? वस्तु को लेकर ही वस्तुओं को दिया जाता था, जिसके कारण कहा गया कि सिंधु सभ्यता का जो प्रणाली थी वो क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अगला हम लोग का टॉपिक है व्यापार। क्या है? व्यापार। देखिए सिंधु सभ्यता सबसे पहले व्यापार बनेंगे। व्यापार के वहां पर कितने प्रकार के व्यापार किए जाते थे? वहां पर क्या आयात किया जाता था, फिर क्या निर्यात किया जाता था, और व्यापार के कौन कौन केंद्र थे? सबसे पहले हम लोग व्यापार, यहाँ व्यापार के प्रकार पढ़ेंगे कि व्यापार कितने प्रकार के थे। तो व्यापार सिंधु सभ्यता कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक सिंधु सभ्यता से बाहर, बाहर वाला एरिया में, क्षेत्रों में जिससे व्यापार होते थे उसे क्या बोला गया था? बाहरी व्यापार। और जो सिंधु सभ्यता के अंदर क्षेत्रों में जो व्यापार होते थे उसे क्या बोला गया था? आंतरिक व्यापार। यह सबसे पहले कहाँ कहाँ से था जी? निकलो। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। दूसरा जो होता था ईरान, ईरान। तीसरा जो होता था इराक। कहां से होता था? तो बाहरी व्यापार कहां कहां से होता था? अफगानिस्तान, ईरान और इराक से। अफगानिस्तान, ईरान और इराक से। दूसरा जहां से व्यापार होता था वो था राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान और सिंध। देखिए जो भारत के अंदर थे वो, सॉरी, जो सिंधु सभ्यता के अंदर जो व्यापार होते थे कहाँ कहाँ से होता था? राजस्थान से, गुजरात से, बलूचिस्तान से, सिंध से। ये दोनों भारत में। कहाँ है? भारत में। और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ से है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान भी इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में। और सिंध भी कहाँ है? तो सिंध भी है आपको कहाँ? सिंध भी है हम लोग का पाकिस्तान में। सिंध भी एरिया कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अगला हम लोग का है कि व्यापार। सिंधु सभ्यता का जो दूसरा मुख्य व्यापार था, जो दूसरा मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था। दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? दूसरा मुख्य व्यवसाय व्यापार था। देखिए यहाँ पर आयात, मतलब
सिंधु सभ्यता में दूसरे क्षेत्र से क्या क्या आयात किया था, क्या क्या लाया जाता था। देखिए सबसे पहले चांदी, चांदी चांदी लाया जाता था। कहां कहां से लाया जाता था? तो पहला था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक से। कहां से? इराक से। दूसरा था सीसा, सीसा वो भी कहां से लाया जाता था? अफगानिस्तान से, ईरान से और इराक से। तीसरा जो था वो था तांबा, सॉरी टीन, टीन भी कहां से लाया जाता था? अफगानिस्तान से, ईरान से और इराक से। अगला जो था वो था सोना, सोना, सोना कहां से लाया जाता था? अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। केवल सोना कहां से लाया जाता था? अफगानिस्तान से लाया जाता था। और एक था तांबा, तांबा ये कहां से लाया जाता था? खेतरी राजस्थान, खेतरी राजस्थान। कहां से लाया जाता था? खेतरी राजस्थान। ये तो हम लोग समझ गए कि क्या कौन कौन सी वस्तु आयात किया जाता था। चांदी, सीसा, टीन, सोना और तांबा का आयात किया जाता था। और कहां कहां से आयात किया था? सिंधु सभ्यता का जो दूसरा मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो व्यापार था। देखिए अगला है निर्यात। यहां से सिंधु सभ्यता से दूसरे क्षेत्रों में क्या क्या भेजा, क्या क्या भेजा जाता था। सबसे पहले क्या भेजा जाता था? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। उसके बाद से ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र। कीमती लकड़ी, कीमती लकड़ी। उसके बाद से मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन। हाथी का दांत, हाथी दांत। देखिए सबसे पहले किसका निर्यात किया था? सूती वस्त्र, दूसरा ऊनी वस्त्र, कीमती लकड़ी, मिट्टी का बर्तन, हाथी दांत। देखिए अगला जो है हम लोग का वो है व्यापार केंद्र। मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो एक जगह कहां आकर व्यापार करते थे, कहां आकर व्यापार करते थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में कितने जगहों पर पूरे दोनों सभी लोग आकर व्यापार करते थे? तो कितना था? 2। कितना व्यापार केंद्र कितना था? 2। पहला जो था वो क्षेत्र था दिलमुन। क्या नाम था उसका? दिलमुन। ये था आपका बहरीन में, बहरीन। कहां था यह? बहरीन में। दूसरा जो था वो था बलूचिस्तान, सॉरी दूसरा था वो था मकराना, मकराना। मकराना हम लोग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। यह एरिया कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो दोनों जो व्यापार के केंद्र थे, पहला था दिलमुन जो कहा था? बहरीन में। और दूसरा था मकराना जो कहा था? बलूचिस्तान में। अगला हम लोग को टॉपिक आता है पशुपालन। पशुपालन मतलब सिंधु सभ्यता में पशुपालन कैसे होते थे, कौन कौन जानवरों को पाला जाता था। देखिए सिंधु सभ्यता में सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सा पशुओं का साक्ष्य मिला था? देखिए गाय, भैंस, फिर से कुत्ता, बिल्ली,
बिल्ली इत्यादि। देखिए सिंधु सभ्यता से पूछेगा किस पशुओं का साक्ष्य नहीं मिला था। नोट देखिए यहाँ पर नोट में हम लिखेंगे यहाँ घोड़ा और सिंह का साक्ष्य नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए सिंधु सभ्यता में सभी तो जानवर मिला गया था, लेकिन यहाँ घोड़ा का साक्ष्य और सिंह मतलब शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। क्या जी, शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए जो सबसे प्रिय पशु थे, सबसे प्रिय पशु जो सबसे प्रिय पशु थे वो थे कुबर वाला सांड। क्या था? कुबर वाला सांड। जिसका कुबर निकला था जी वो यहाँ के क्या था? सबसे प्रिय जानवर था, प्रिय पशु था। तो समझिए यहाँ पर सभी जानवरों का साक्ष्य मिले थे, लेकिन किसका साक्ष्य नहीं मिला था? घोड़ा और सिंह का साक्ष्य यहाँ अभी नहीं मिला था। तो हम लोग यहीं तक अपने टॉपिक को रोकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे।